हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सूर्यवंश के बारे में जानेंगे। मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी बाबर ने की थी, उसके बाद हुमायूं आता है बाबर के बाद। तो 10 साल के बाद ही या कह ले मुगल वंश की स्थापना के 14 साल बाद ही मुगल शासन का अंत हो जाता है और इसको अंत करने वाला व्यक्ति होता है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के नाम पर ही एक सूर्यवंश का शासन स्थापित होता है दिल्ली पर, और वो शासन बहुत छोटे समय के लिए होता है। मात्र 15 साल का ये सूर्यवंश का शासन चलता है दिल्ली पर। लेकिन ये इस छोटे से समय का प्रभाव बहुत लंबा होता है, क्योंकि शेर शाह सूरी ने मात्र 5 साल तक शासन किया था, 1540 से लेकर 1545 तक। लेकिन उसने प्रशासन में इतने सारे नीतियां अपनाई थी और इतना सुदृढ़ तरीके से प्रशासन को चलाया था, शासन को चलाया था कि उसको एक मॉडल के रूप में फॉलो किया गया बाद के वर्षों में। और ये मुख्य रूप से अकबर के द्वारा शेर शाह की नीतियों को अपनाया गया था, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे वो कर संग्रह की व्यवस्था हो, मुद्रा व्यवस्था हो या न्याय की व्यवस्था हो। तो सारी व्यवस्थाओं को अकबर ने लगभग अपनाया था। ये 15 साल का कालखंड जो होता है ये सूर्यवंश का चलता है दिल्ली में। और ये सूर्यवंश कहाँ से जुड़ा हुआ था? तो ये अफगानी मुसलमानों से जुड़े हुए लोग थे। अफगानी मुस्लिम होते हैं। तो दिल्ली की राजगद्दी पर दोबारा अफगानों का शासन स्थापित होता है। पहला शासन जो अफगान मुस्लिमों का होता है वो लोदी वंश के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो अफगान शासन हुआ ये सूर्यवंश के द्वारा हुआ। तो हुमायूं बीच में अपदस्थ हो जाता है, शेर शाह सूरी के द्वारा अपदस्थ किया जाता है। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़कर भागना पड़ता है। तो उसी शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उसके उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी कौन था? तो इसका नाम, बचपन का नाम फरीद था, एक्चुअल नाम यही होता है। इसके पिता का नाम हसन अली खान होता है और ये जौनपुर जो राज्य होता है सरकी वंश का, जहाँ पे पहले शासन स्थापित होता है, तो उसी जौनपुर राज्य के अंतर्गत बिहार का एक क्षेत्र आता है सासाराम। तो सासाराम के ये जागीरदार थे इनके पिता। और हसन अली खान ने 4 शादियां की थी और चारों पत्नियों से इनके 2-2 बेटे थे, मतलब कुल 8 बेटे थे। शेर शाह सूरी जो होता है वो पहली पत्नी का बेटा होता है और इनके पिता जो होते हैं अपनी सबसे छोटी जो पत्नी होती है, चौथी पत्नी, और उसके बेटों को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि शेर शाह सूरी के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं और 12 साल की उम्र में वो घर छोड़कर जौनपुर चला जाता है। तो ये तो बात की बात है। अब इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है? तो वो जौनपुर में होती है। और जौनपुर उस समय में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। तो जौनपुर में शेर शाह की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। हालांकि अभी इसका नाम शेर शाह नहीं है, अभी इसका नाम फरीद ही है। उसके बाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो फिर से घर लौटता है, लेकिन उसको अपने पिता से विवाद हो जाता है और फिर से वो जौनपुर आ जाता है। और वहाँ का शासक कौन होता है? तो बहार खान लोहानी शासक होता है। उसी के यहाँ वो नौकरी कर लेता है। बल्कि से बहार खान लोहानी का कह ले तो वो एक तरीके से बॉडीगार्ड होता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जंगल में वो शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर एक शेर हमला करता है बहार खान लोहानी पर
तो ये फरीद क्या करता है कि उस शेर को एक ही तलवार के वार से मार डालता है और इस प्रकार बहार खान लोहानी की जान की बचाई थी, उसने उसको एक जीवन दिया था। तो इससे खुश होकर वो बहार खान लोहानी इसे शेर खां की उपाधि देता है फरीद को, और तब से ये शेर खां के नाम से जाना जाने लगता है। इसके बाद वहां रहते समय क्या होता है कि जो उसके दरबारी लोग होते हैं वो इसकी बातों को, जब शेर शाह की बातों को जानते हैं कि इसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो इसके पिता के साथ संबंध को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। दोनों के बीच में एक संधि करवाने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा अच्छा निकलता है। शेर शाह जो है वो अपने पिता के पास आता है और अपने पिता के जागीर को संभालने लगता है। कुछ समय के बाद फिर से वो बहार खान लोहानी के पास पहुंच जाता है, और पहुंचने का कारण क्या होता है, तो फिर से उसका पिता के साथ मनमुटाव होता है। और जब बहार खान लोहानी उस समय मोहम्मद शाह के नाम से शासक भी बन जाता है दक्षिण बिहार का। उसके बाद फिर क्या घटना घटती है कि मुगलों की सेना में ये भर्ती हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि शेर शाह की लोकप्रियता जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है कि तो उससे अन्य जो दरबारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उससे सशंकित होने लगते हैं और वो इसके विरुद्ध राजा के मन में कान भरने लगते हैं। इसका नतीजा होता है कि शेर खान, कह ले यहाँ पे शेर खान, वो लोहानी के यहाँ की नौकरी वो छोड़ देता है और मुगलों की सेना में वो भर्ती हो जाता है। और उस समय मुगलों का जो राजा था वो बाबर ही था। तो यही कारण था कि घाघरा का जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें वो चंदेरी का जो युद्ध होता है उसमें वो बाबर के लिए लड़ाई लड़ता है मुगल सेना की तरफ से। जब मुगल सेना में वो भर्ती होता है तो वो मुगलों की सारी युद्ध नीति को समझने का प्रयास करता है, सीख भी लेता है, और इसी के बाद वो एक वक्तव्य भी देता है, एक टिप्पणी भी करता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इतिहास में। और वो शेर खान का ये कहना होता है कि अगर मेरा भाग्य साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, ऐसा वो वक्तव्य देता है जो कि काफ़ी फेमस है। कुछ समय के बाद घाघरा का युद्ध होता है और उसमें महमूद लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। तो महमूद लोदी क्या था कि एक अफगानी मुस्लिम शासक था। तो वैसी स्थिति में शेर खान महमूद लोदी की सेना में भर्ती होकर वो बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि बाबर ने जो 2 युद्ध लड़े, चंदेरी के युद्ध में वो बाबर के लिए लड़ता है और घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के लिए लड़ता है। उसके बाद बहार खान लोदी जब मोहम्मद शाह के नाम से दक्षिण बिहार का सूबेदार बन जाता है और कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। वापिस बहार खान लोहानी के दरबार में वो आ जाता है, क्योंकि लोहानी तो इससे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, तो उसके दरबार में आ जाता है। इसी बीच में बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी, जो विधवा पत्नी होती है जिसका नाम दूदू बेगम होता है, तो दूदू बेगम से शेर खां ब्याह रचा लेता है और इस प्रकार से वो दक्षिण बिहार की जो सूबेदारी बहार खान लोहानी को थी वो पूरा क्षेत्र जो है वो शेर खान के नियंत्रण में आ जाता है। एक तरीके से वो शासक बन जाता है। अब महमूद शाह का एक बेटा होता है जलाल शाह। जलाल शाह उसका बेटा होता है। तो जब शादी होती है शेर खान की दूदू बेगम के साथ, तो इससे जलाल खान काफ़ी नाराज होता है और वो छोड़कर बंगाल में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में शेर खान को और भी मौका मिलता है अपना प्रभाव जमाने के लिए, और इसका वो पूरा इस्तेमाल भी करता है। फिर वो ये भी चाहता है कि जलाल खान को वो किसी तरीके से खत्म कर दे, जमाल खान को। इसका नतीजा होता है 1529 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है, क्योंकि वहाँ का शासक नुसरत खान होता है और वही जमाल खान को संरक्षण दिया होता है।
तो बंगाल पर आक्रमण करके वो बंगाल को अपने अधिकार में कर लेता है। इसके बाद 1530 ईस्वी में चुनार का एक किलेदार होता है। चुनार का जो किला है उसका किलेदार होता है ताज खान। तो ताज खान की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा पत्नी होती है लॉर्ड मलिका। तो लॉर्ड मलिका से भी शेर खान शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद क्या होता है कि चुनार का किला भी उसके अधिकार में आ जाता है। और ये चुनार का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये अवध का क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से अब शेर शाह के नियंत्रण में कह लें तो पूरा बिहार, बंगाल और अवध का क्षेत्र इसके नियंत्रण में आ जाता है। अब इतना बड़ा क्षेत्र जब इसके अधिकार में आ जाता है, और उस समय मुगल जो राजा होता है वो हुमायूं होता है, तो इनमें एक वर्चस्व की भावना आती है। जाहिर सी बात है, दिल्ली पर शासन कर रहा व्यक्ति वो नहीं चाहेगा कि कोई एक अलग क्षेत्र में एक बहुत बड़े हिस्से पर कोई अन्य शासक राज करे। और इसी का नतीजा होता है कि यहाँ से मुगलों और शेर शाह के बीच में एक प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, और वो प्रतिद्वंदिता होती है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। नतीजा क्या निकलता है? 1532 में दोहरा का युद्ध होता है। दोहरा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है। इस युद्ध में शेर शाह का पलड़ा कमजोर होता है, और चुनार का किला जिस पर कि शेर खां का नियंत्रण था, उस पर हुमायूं एक घेरेबंदी डालकर 4 महीने के लिए बैठ जाता है। अंततः कूटनीति का सहारा लेता है शेर खान, और हुमायूं के साथ एक संधि कर लेता है कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, बदले में अपने बेटे कुतुब शाह को मुगलों की सेवा में भेज देता है, और चुनार की किलेबंदी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे क्या था कि हुमायूं जो है वो काफी उदार व्यक्ति होता है, उदार किस्म का व्यक्ति होता है, जैसा कि पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो ये हुमायूं की बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल मानी जाती है कि यहाँ पे शेर खान को खत्म करने का, समाप्त करने का हुमायूं के पास मौका होता है, लेकिन वो अपनी उदारता का परिचय करते हुए, परिचय देते हुए शेर खां के साथ संधि कर लेता है। शेर खां जब हुमायूं के साथ संधि कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि हुमायूं के प्रति वो वफादार बना रहता है, बल्कि वो अपनी शक्ति को और बढ़ाता ही जाता है। बढ़ाता जाता है किस तरीके से? तो 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का एक युद्ध लड़ता है बंगाल के शासक महमूद खान को, और महमूद खान को हराकर हर्जाना वसूल करता है 13 लाख दिनार, और इस पैसे से वो एक मजबूत सेना खड़ी करता है। मुगलों से लड़ाई के लिए वो तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि शेर शाह शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। वो जब मुगलों की सेना में लड़ रहा होता है, उसी समय उसने ये कहा था कि मैं, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से भगा दूंगा। तो वो सोच अभी भी उस में बरकरार थी। तो बंगाल को वो जीत लेता है, अपने को मजबूत करता है, मजबूत सेना खड़ी करता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं की हार हो जाती है। उसके बाद यहीं पर चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करता है। पहले फरीद के बाद वो शेर खान होता है, और शेर खान अब शेर शाह की उपाधि धारण करके अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। 1540 ईस्वी में फिर से कनौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हुमायूं और शेर शाह के बीच में मुकाबला होता है, और इसमें हुमायूं की बुरी तरीके से हार होती है, और वो भारत की बादशाहत खो देता है, और वो सिंध के क्षेत्र में जाकर शरण लेता है अमरकोट के किले में। उन सब चीज़ों की चर्चा हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अब शेर शाह जो है वो दिल्ली का शासक बन बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और इस प्रकार से दूसरा अफगानी शासन का ये दूसरा चरण शुरू होता है, जो कि सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो
ऐसा नहीं है कि शेरशाह आराम से बैठ जाता है, बल्कि अपने साम्राज्य का वो विस्तार देता है और वो लड़ाइयों में ही लगा रहता है। जब तक वो रहता है, जीवित रहता है, 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, तब तक वो युद्ध ही लड़ता रहता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाता है। तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी वो देखते हैं। 1541 में गोखरों से युद्ध हुआ। गोखर लोग कौन थे? कहीं कहीं खोखर भी आता है, कोखर भी आता है। तो गोखर, कोखर या खोखर वही जनजातीय हैं और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में, पेशावर के क्षेत्र में ये जनजाति रहती है। इनकी खासियत क्या होती है कि इनकी सिंपैथी मुगलों के साथ होती है। वो मुगलों को चाहते हैं। अब इसी का नतीजा होता है कि शेरशाह चाहता है कि इनको परास्त करके उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, और उसी का नतीजा होता है कि वो हमला करता है गोखरों पर और उनको पराजित कर देता है, और वहाँ पर एक किले का निर्माण करता है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में पेशावर में किले का निर्माण करता है, जिस किले का नाम होता है रोहतासगढ़ का किला। तो ये रोहतासगढ़ का किला नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, खास करके बिहार के स्टूडेंट्स को, कि रोहतास बिहार में पड़ता है, तो रोहतासगढ़ का किला कहने से कोई ये सोच सकते हैं जिन्होंने ये पढ़ा नहीं हो कि ये किला कहाँ है, तो बिहार में है। तो ये किला पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे ये किला शेरशाह ने बनवाया था। अगला अभियान 1541 में ही बंगाल में ही क्या होता है कि विद्रोह होता है, और वहाँ का शासक होता है खिज्र खान, और खिज्र खान स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसका नतीजा क्या होता है कि शेरशाह आक्रमण करता है, और उस आक्रमण का नेतृत्व वो शेरशाह खुद करता है और खिज्र खान को बंदी बना लेता है। जब बंगाल में विद्रोह हुआ, तो शेरशाह के मन में ये भावना आती है कि इस तरीके के विद्रोह और भी क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो प्रशासनिक ढंग से इसको संगठित करना जरूरी है। पुनर्संगठन कहना चाहिए कि पुनर्संगठन करना जरूरी है। अब इसी का नतीजा क्या होता है कि वो बंगाल को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिसे आप जिला कह सकते हैं, और उन जिलों को सिकदार कहा जाता था। तो बंदी बना लिया और बंगाल को कई सिकदारों में बांट दिया। अब और वहां पे सैन्य टुकड़ियां रख दी, और उन सैन्य टुकड़ियों के हेड को अमीर बांग्ला कहा जाता था। तो इस प्रकार से वो बंगाल पे नियंत्रण स्थापित करता है। उसके बाद 1542 में मालवा पर आक्रमण करने की सोचता है। जब वो मालवा पर आक्रमण करने को निकलता है, तो वहां का शासक होता है मल्लू खान, या इसी को कादिर खान भी कहा जाता है। और कादिर खान जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह, जिसका कि मालवा पर भी अधिकार था, तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद ये कादिर खान मालवा का शासक बन जाता है। तो वो शेरशाह सूरी के सामने, शेरशाह के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। अब इस प्रकार से जो मुगलों को वो भारत से भगा चुका था, अन्य जो मालवा वगैरह के जो क्षेत्र थे, यहाँ के भी मुस्लिम शासकों को हरा चुका था। अब तो भारत में जो उसकी चुनौती जो मजबूत थी, खास करके उत्तर भारत में, तो वो मुख्य रूप से राजपूतों की चुनौती थी, राजपूतों की शक्ति थी। और ये राजपूत मुख्यतः राजस्थान और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में होते हैं, तो उन पर वो नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। इसी कड़ी में 1543 में रायसीन पर आक्रमण करता है, और रायसीन के राजा होते हैं पूरनमल। और यहाँ पे शेरशाह का जो है एक दूसरा ही चरित्र कह लें कि देखने को मिलता है। एक धोखा और छल कपट का बहुत बड़ा वो नमूना प्रस्तुत करता है। होता क्या है कि रायसीन के किले को वो घेरेबंदी कर लेता है। घेरेबंदी करने के बाद भी जब वो किले पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है, तो एक वो संधि के लिए प्रस्ताव भेजता है पूरनमल के पास में। पूरनमल हालांकि उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार
नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो राजपूत सरदार होते हैं वो पूरनमल को समझाते हैं कि संधि कर लेना चाहिए शेरशाह। शेरशाह के बारे में कहा जाता है कि कुरान पर हाथ रखकर वो वचन देता है कि वो संधि की सारी शर्तों को मानेगा। इसी का नतीजा क्या होता है कि पूरनमल किले से बाहर निकल जाता है। उसके बाद शेरशाह जो है आक्रमण कर देता है फिर से। अब जितनी राजपूत महिलाएं थी अपनी इज्जत बचाने के लिए जो राजपूत योद्धा होते हैं अपनी ही हाथों से अपनी महिलाओं का कत्ल कर देते हैं बड़े पैमाने पर, और बहादुरी के साथ शेरशाह के साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन उनको मार दिया जाता है, धोखे से मार दिया जाता है। इस घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी था जो वो कुतुब खान नाम का एक व्यक्ति था प्रत्यक्षदर्शी। किस चीज का प्रत्यक्षदर्शी था? तो शेरशाह ने जो कुरान पर हाथ रखकर जो शपथ ली थी और संधि की शर्तों के पालन का वो वचन दिया था, उससे किस तरीके से वो मुकर जाता है, इसका वो प्रत्यक्षदर्शी था। और इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम और नरसंहार जब होता है तो इससे कुतुब खान का मन दहल जाता है और अंततः वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये मालवा का जो रायसीन में शेरशाह का जो व्यवहार रहता है वो उसके चरित्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। अगला 1544 में मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। मारवाड़ की राजधानी होती है जोधपुर और यहाँ का शासक होता है मालदेव। तो मारवाड़ पे भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए शेरशाह कूटनीति का सहारा लेता है, धोखे का सहारा लेता है। इसके लिए क्या करता है कि एक पत्र लिखवाता है मालदेव के नाम, और उसमें मालदेव के नाम पत्र नहीं होता है बल्कि सरदारों के नाम पत्र लिखता है कि मालदेव अगर युद्ध करेगा तो हम जो है मालदेव का साथ नहीं देंगे बल्कि शेरशाह का हम साथ देंगे। और इस पत्र को मालदेव तक किसी जरिए से पहुंचा दिया जाता है ताकि मालदेव को ये भरोसा हो जाए कि उसके जो अपने राजपूत सरदार है वही उसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र में शामिल हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि मालदेव किसी भी तरीके से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब राजपूत सरदारों को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए शेरशाह से लड़ने का निर्णय लेते हैं, और उसमें से दो होते हैं जैता और कुंभा नाम के दो सूबेदार होते हैं, और वो सेना संगठित करते हैं और बहुत बहादुरी पूर्वक शेरशाह के साथ लड़ाई करते हैं। और कहा जाता है कि इतनी भीषण लड़ाई हुई थी और इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि शेरशाह के भी पांव उखड़ गए थे। उन्होंने अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए शेरशाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अंत में शेरशाह की जीत हो जाती है, जैता और कुंभा मारे जाते हैं, लेकिन शेरशाह इसको मारवाड़ को जीतने के बाद ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। तो उसका कहने का मतलब ये था कि कुछ दिन अगर और लड़ाई चलती तो शेरशाह की हार हो जाती। उसके हथियार और आदमी का इतना ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण उसका वक्तव्य होता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। वापिस 1545 में मृत्यु हो जाती है शेरशाह की। उसके बाद 1546 ईस्वी में मालदेव जो कि शासक होता है फिर से मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। 1545 में कालिंजर का अभियान होता है, मालवा में पड़ता है। पीछे की वीडियो में भी मैं बतला चुका हूं कि कालिंजर को एक सैन्य किले के रूप में विकसित किया गया था, और यही कारण होता है कि जो भी
आसपास के शासक या दिल्ली पर जो शासक बैठता है वो कालिंजर पर अधिकार करना चाहता है। तो शेर शाह की भी ऐसी ही इच्छा होती है कि कालिंजर पर भी वो नियंत्रण स्थापित कर ले, उस पर अपना अधिकार कर ले, और इसी का नतीजा होता है कि कालिंजर पर वो आक्रमण करता है। और यहाँ का राजा होता है कीरत सिंह। कीरत सिंह यहाँ का राजा होता है। राजपूतों के साथ जिस तरीके से वो छलावा करता है शेर शाह, तो अब लोग शेर शाह पे उतना भरोसा नहीं करते हैं कि ये संधि की शर्तों को मानेगा नहीं मानेगा, तो उतना भरोसा नहीं करते हैं। लड़ाई का ही फैसला होता है। कालिंजर के किले को ये घेरेबंदी करके शेर शाह बैठ जाता है और अंततः वो किले को तोड़ने का आदेश देता है और उस पर तोप से हमला किया जाता है। खुद भी वो हमले में शामिल होता है और एक उक्का नाम का आग्नेयास्त्र वो चला रहा होता है। और वो आग्नेयास्त्र क्या होता है कि किले की दीवार से टकराकर वापस लौटता है और उससे शेर शाह घायल हो जाता है और घायल होने के बाद अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने के पहले कालिंजर के किले पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है शेर शाह का, और ये खबर शेर शाह को दी जाती है और कहा जाता है कि ये खबर सुनने के बाद वो बहुत चैन की सांस लेता है और चैन से उसकी मृत्यु हो जाती है घायल अवस्था में। तो इस प्रकार से शेर शाह की कहानी खत्म होती है। शेर शाह का जो मकबरा है उसने खुद बनवाया था सासाराम में, एक झील के बीचों बीच अष्टभुजाकार मकबरा उसने खुद बनवाया था, जो कि कला के दृष्टि से अभी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शेर शाह की कहानी खत्म होती है। अब उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो शेर शाह की जब मृत्यु हुई तो इसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा था आदिल शाह और छोटा बेटा था जमाल खान। शेर शाह जो है वो आदिल खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, लेकिन जब शेर शाह की मृत्यु होती है तो वो रणथंभौर में होता है और जमाल खान कालिंजर में ही उसके साथ होता है। इसका कारण क्या होता है कि छोटा बेटा जो जमाल खान है वो शेर शाह के साथ हर एक अभियान में वो साथ रहता है। जितने भी सैनिक अभियान शेर शाह ने किए थे सारे अभियानों में जमाल खान शामिल होता है। इसी का नतीजा होता है कि कालिंजर में जब अभियान चल रहा होता है उसी दरमियान शेर शाह की मृत्यु होती है, तो जमाल खान भी वहीं पर होता है। तो जो भी सरदार लोग होते हैं वो सरदार एक मत लेकर एक निर्णय लेते हैं और जमाल खान को ही सुल्तान बनाने का निर्णय ले लिया जाता है और जमाल खान ही इस्लाम खान के नाम से वो सुल्तान बन जाता है और ये 8 साल तक शासन करता है। इसके पहले क्या होते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में पराजित होता है। आदिल शाह मरता तो नहीं है लेकिन वो पराजित हो जाता है। इस्लाम शाह शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के बाद इसके पास चुनौतियां क्या होती है, तो जो सरदार लोग होते हैं वही लोग विद्रोह कर देते हैं इस्लाम शाह के विरुद्ध। लेकिन इस्लाम शाह कठोरता पूर्वक और क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा देता है और सफलता पूर्वक वो शासन कर रहा होता है, क्योंकि जो शेर शाह है वो अपने जीवन काल में ही एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाल चुका था। प्रशासनिक व्यवस्था वैसी बना रखी थी, पूरा सिस्टम बना रखा था। तो उस सिस्टम को सिर्फ संचालित करने भर की बात थी, तो वो इस्लाम खान बहुत सफलतापूर्वक करता है। और ये जो शेर शाह ने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने वाला शासक शेर शाह ही होता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य इसके नियंत्रण में आ जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं इस्लाम शाह के कि 5 किलों का निर्माण करवाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। 5 किले कौन कौन से होते हैं, तो शेरगढ़, इस्लामगढ़, फिरोजगढ़, रशीदकोट और मारकोट, ये इन 5 किलों का निर्माण करवाता है। 1553 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है
और इसका मकबरा भी सासाराम में ही होता है, अपने पिता के मकबरे के बीच में ही के बगल में ही इसका मकबरा होता है। जब इसकी मृत्यु होती है उसके बाद इसके नाबालिग बेटे फिरोज शाह को, जिसका उम्र की मात्र 12 साल होता है, उसको सरदारों ने गद्दी पर बिठा दिया। ग्वालियर में इसका राज्याभिषेक होता है और मात्र 3 दिन का ही ये शासक रह पाता है। इतिहास में सबसे कम समय का शासक यही फिरोज शाह होता है, मात्र 3 दिन के लिए। तो घटना क्या घटती है कि उसके मामा होते हैं मुबारिज खान, वही इसकी हत्या करके खुद जो है वो अपने आप को सुल्तान बना लेता है, सुल्तान बन जाता है। और मुबारिज खान किस नाम से सुल्तान बनता है? तो मोहम्मद आदिल शाह के नाम से सुल्तान बन जाता है। सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन ये एक अयोग्य व्यक्ति होता है, इसके बस की बात नहीं थी शासन और इतने बड़े साम्राज्य को संभालना। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो ये सूर शासन कह ले या अफगानी साम्राज्य जो था वो 5 हिस्सों में बट जाता है। वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं? तो एक हिस्सा तो वही होता है चुनार, जिस पर कि मुबारिज खान खुद सुल्तान होता है। आदिल शाह कह ले या आदिल शाह या मुबारिज खान, तो आदिल शाह के नाम से खुद वो सुल्तान बनता है और अपने सारे जो अधिकार कह लें वो हेमू नाम के एक व्यक्ति को दे देता है। हेमू कौन? वही हेमू जो कि अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है। और ये हेमू कौन होता है? तो एक बनिया व्यक्ति होता है जो कि रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था। हरियाणा का एक जगह है रेवाड़ी, तो वहाँ के बाजार में वो नमक बेचा करता था और उसके बाद वो इसके संपर्क में आता है, आदिल शाह के संपर्क में, और वो इसे मंत्री बना देता है और वो काफी योग्य व्यक्ति होता है हेमू। और हेमू के बारे में कहा जाता है इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, 14वां विक्रमादित्य था या अंतिम विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है। भारत के इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य होते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 अलग अलग शासक होते हैं, तो उसमें से 14वां शासक यही हेमू होता है। 14वां और अंतिम ये हेमू होता है। और ये इतना योग्य व्यक्ति था कि अंत में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है अकबर के साथ में, और वो उस लड़ाई में कहा जाता है कि अकबर लगभग हार चुका था। अकबर की ओर से उसका सेनापति होता है बैरम खान, वो लड़ाई लड़ता है और इसमें अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी थी। होता क्या है कि युद्ध जब होता है तो हेमू की सेना जीत रही होती है और ऐसी स्थिति में एक तीर उसकी आंखों में आकर लगती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोश होकर जब गिरता है तो उसी बेहोशी की हालत में उसकी हत्या करने का आदेश अकबर दे देता है, जो कि युद्ध नियमों के विरुद्ध माना जाता था, क्योंकि कोई भी जो राजा होते थे वो दूसरे राजा के प्रति इतना कह लें कि उसके प्रति श्रद्धा जरूर रखते थे, सम्मान जरूर रखते थे कि वो युद्ध नियमों का पालन करते थे। लेकिन हेमू की हत्या जो है उसकी बेहोशी की हालत में ही कर दी गई और ये काम अकबर ने करवाया। और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जाता है हिंदुओं का और राजपूतों का खास करके। तो ये घटना घटती है और अंततः ये चुनार या अवध का क्षेत्र मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र होता है उसमें आदिल शाह का चचेरा भाई इब्राहिम शाह होता है, वो यहाँ का शासक बन जाता है। उसके बाद पंजाब पर उसका भतीजा, आदिल शाह का भतीजा जिसका नाम शहजादा अहमद होता है और ये इतिहास में सिकंदर सूर के नाम से विख्यात होता है, तो ये पंजाब का सुल्तान बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि इब्राहिम शाह और सिकंदर सूर के बीच युद्ध होता है, जिसमें दिल्ली और आगरा पर सिकंदर सूर का अधिकार हो जाता है, अर्थात इब्राहिम शाह की हार हो जाती है।
तो इस प्रकार से सिकंदर सूर जो है उसका नियंत्रण पंजाब, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर हो जाता है। अंततः 1555 में जब हुमायूं वापिस भारत पर नियंत्रण अधिकार प्राप्ति की कोशिश करता है, उसी क्रम में सरहिंद का एक युद्ध होता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर की हार हो जाती है और ये क्षेत्र पंजाब, दिल्ली और आगरा, ये सारे क्षेत्र हुमायूं के नियंत्रण में आ जाते हैं, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। एक और क्षेत्र होता है सिंध का, यहाँ का शासक होता है ततार खान। तो 1555 में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी हुमायूं ततार खान को पराजित कर देता है और सिंध को अपने नियंत्रण में कर लेता है। पेशावर और मुल्तान पर भी हुमायूं नियंत्रण स्थापित कर लेता है 1554 में। इस प्रकार आप देखें तो पाकिस्तान से लेकर, पेशावर से लेकर दिल्ली तक के सारे क्षेत्र हुमायूं के अधिकार में फिर से आ जाते हैं और 1555 में सूरवंश का शासन समाप्त हो जाता है और मुगल वंश का शासन फिर से स्थापित हो जाता है। तो ये था सूरवंश से जुड़ा हुआ इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में हम सूरवंश से प्रशासनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।